हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाय अमित पांडे। खासा आज के विषय की जब बात की जाए तो आज के विषय में जिस एक पहलू के साथ हम कनेक्ट होने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं की जब बात की जाए तो परीक्षाओं के ऊपर आधारित करते हुए ये पूरा का पूरा सेशन आपको मिलता है, जहाँ पे प्रति दिवस हम कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे कनेक्ट होते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग भी सेशन में जुड़ जाएँ ताकि रोज की तरीके से चलने वाले इस अनवरत सेशन को यहाँ से कंटिन्यू किया जा सके। इसी बिंदु के साथ इसी पहलू के साथ कि सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा आपके प्रति मानना होता है। और इसी क्रम के साथ आज के क्लास की शुरुआत भी करते हैं। पहले प्रश्न की जब बात की जाए तो पहला प्रश्न आप सबके सम्मुख है, जवाब करने का प्रयास करिएगा। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एक जिले में खास करके देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाने की बात की गई है। क्या कहा गया है? टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा और ये यूपी में स्थापित होगा, आपके बुलंदशहर में, सहारनपुर में, गोरखपुर में या फिर आपके बनारस में। खास करके उत्तर प्रदेश सरकार की जब बात की जाए और केंद्र सरकार की, तो उनके सहयोग के माध्यम से, उनके सहयोग से ही क्या होगा, ये आपका टेलीकॉम सेंटर ऑफ, आप कह सकते हो टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जब बात की जाए तो टेलीकॉम मतलब आप कह सकते हो संचार, और संचार की जब बात की जाए तो संचार की प्रणाली में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो आप भी जानते हैं संचार की प्रणाली में अभी वर्तमान में हमारे यहाँ पे 5G चल रहा है। लेकिन इसका जो अपग्रेड होना है वो क्या होगा? वह आप भी जानते हैं 6G, अर्थात जी मतलब जनरेशन। तो अभी जो वर्तमान में 5G टेक्नोलॉजी चली है उसको हमें 6G में कन्वर्ट करना है। इवन अगर देखा जाए तो इसी के अंतर्गत आपने सुना होगा किसके बारे में? आईटी क्षेत्र के बारे में। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जब बात की जाए तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दिया जाना है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक बात और ऐड की गई कि देखो आने वाले समय में जो हमारी एआई है, अर्थात जिसको हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भी क्या किया जाना है, बढ़ावा देना है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे खास करके आप कह सकते हो कि जो आने वाले समय की टेक्नोलॉजी है उन सारी टेक्नोलॉजियों को अडॉप्ट किया जाए और अडॉप्ट करते हुए खास करके कह सकते हो इसको बढ़ावा दिया जाए। तो संचार की इन टेक्नोलॉजी के ऊपर हमें क्या करना है, शोध करना है और शोध करने के अलावा इनका क्या करना है, विकास करना है, ताकि हम अपने यहाँ पे क्या करें, इसको और भी बेहतर तरीके से लागू कर पाएँ और जन सुविधाओं की जब बात की जाए तो इसकी वृद्धि कर पाएँ। तो इसी सापेक्ष ये सेंटर आपका स्थापित किया जाएगा। यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के सहारनपुर में। तो यूपी का जो सहारनपुर है वहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी के सापेक्ष में देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, जो 5G, 6G टेक्नोलॉजी पे, आईटी पे, एआई पे आधारित करते हुए खास करके एक विशेष पकड़ अपनी बना के रखेगा। वैसे सहारनपुर की जब बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा, यूपी का क्या है, ये यूपी का सबसे उत्तरी जिला माना जाता है। यमुना नदी की जब बात की जाए तो यमुना नदी यहाँ से क्या करती है, प्रवेश करती है। और यहीं पे ध्यान रखिएगा, खास करके हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी का पहला जो सिंचाई कार्यालय है, ये सिंचाई कार्यालय यहाँ पे स्थापित है। एक बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ के मंदिर है, खासा फेमस है, शाकंभरी देवी मंदिर। तो शाकंभरी देवी मंदिर की जब बात की जाए तो ये नाम ध्यान रखिएगा और इसी सापेक्ष यहाँ पे शाकंभरी देवी का मेला भी काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो शाकंभरी देवी मेले की जब बात की जाए तो शाकंभरी देवी का जो एक मेला लगता है वो भी काफ़ी फेमस आपका देख मिलता है, ठीक है। तो सहारनपुर का नाम ध्यान रखिएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना में एक चीज और ध्यान रखिएगा, ओडीओपी की जब बात की जाए तो उसमें क्या चिन्हित किया गया है, तो आप भी जानते हैं सहारनपुर से फर्नीचर चिन्हित किया गया है, क्योंकि आप भी जानते हैं यहाँ पे कागज उद्योग जो है ये काफ़ी फेमस हो जाता है। कागज उद्योग भी यहाँ का है लेकिन ओडीओपी फर्नीचर के लिए है। अच्छा, पिछले दिनों पीसीएस में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है रसीले फल को लेकर के, तो ध्यान रखिएगा। रसीले फल की जब बात की जाए तो रसीले फल यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिनमें प्रमुखता से नामतः पूछा गया है, नींबू है, नींबू के अलावा संतरा है, संतरा के अलावा मौसमी है और मौसमी के अलावा लीची है। एक बार पेपर हुआ था बीओ का जहाँ पे ये पूछा गया कि लीची का उत्पादन यूपी के किस शहर में किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके सहारनपुर में होता है, ठीक है। आम का भी नाम ध्यान रखिएगा, ये भी उत्पादित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नाम आता है कि हाल ही में किस एक टाइगर रिजर्व को हमारे उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में कैलाश सांखला पुरस्कार दिया गया। कैलाश सांखला पुरस्कार की जब बात की जाए तो कैलाश सांखला पुरस्कार यह दिया गया किस टाइगर रिजर्व को, किस टाइगर रिजर्व को कैलाश सांखला पुरस्कार दिया गया। नाम की जब बात की जाए तो ये नाम समित हो जाता है। खासा अगर इसकी बात की जाए तो ये नाम समित होता है दुधवा टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व या फिर आपके पीलीभीत टाइगर रिजर्व के रूप में।
नामतः अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा? आज वर्तमान में अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो टाइगर रिजर्व के सापेक्ष आप भी जानते हैं कि हमारी यूपी में खास करके एक स्कीम चलाया गया था जिसका नाम ही था प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की जब बात की जाए तो प्रोजेक्ट टाइगर के सापेक्ष आप भी जानते हैं ये विषय कब अनाउंस किया गया था? 1973 में। और इसके अंतर्गत हम अपने यहाँ पे जो बिग कैट होती हैं, बेसिकली जो बाघ होती हैं, उनको संरक्षण करने का एक विशेष प्रावधान करते हैं। खासा इसी क्रम में आपने सुना होगा 29 जुलाई, ये क्या है? ये हमारे यहाँ पे आयोजित किया जाता है बाघ दिवस के रूप में, ताकि लोगों को क्या किया जाए, इन बाघ की जो बेसिकली आप कह सकते हो टाइगर के फैमिली के 6 अलग-अलग किस्म हैं, उनके बारे में जागरूकता और उस तरीके से एक तरीके से कह सकते हो लोगों को इनके बीच में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे आप भी जानते हैं कि यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में कुल 4 टाइगर रिजर्व आपको दिख मिलते हैं। ये कुल 4 टाइगर रिजर्व कौन से हैं? तो एक आपका दुधवा टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है आपके लखीमपुर खीरी जिले में। तो लखीमपुर खीरी जिले की जब बात की जाए तो यहाँ पे इसकी अवस्थिति हो जाती है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये वर्तमान में आपका पड़ता है बिजनौर जिले में, ठीक है। तो बिजनौर जिले की जब बात की जाए तो बिजनौर जिले में इसकी अवस्थिति है। इवन इसका नाम ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित करते हुए न्यू कार्बेट टाइगर रिजर्व कर दिया गया है, ठीक है। तो न्यू कार्बेट टाइगर रिजर्व इसका नाम कर दिया गया है। बाकी रानीपुर टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो ये आपने सुना होगा कहाँ पे स्थापित किया गया है? चित्रकूट में स्थापित किया गया है। और ये यूपी का नवीनतम है, बेसिकली आप कह सकते हो यूपी का ये नवीनतम है। और बाकी पीलीभीत की जब बात की जाए तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ से है? तो ये आपके पीलीभीत में पड़ता है और इसी को ये पुरस्कार दिया भी गया है। एक्चुअली पीलीभीत टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो इसकी जब बात की जाए तो इसने क्या किया? अपने यहाँ पे बाघ की जब बात की जाए तो बाघ की संख्या को दुगुना किया है, ठीक है। एक्चुअली बिग कैट की जो फैमिली है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो हमारे यहाँ पे एक समझौता हुआ था 2010 में। तो 2010 की जब बात की जाए तो 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग की जब बात की जाए, सेंट पीटर्सबर्ग की जब बात की जाए तो सेंट पीटर्सबर्ग में एक क्या हुआ था? समझौता हुआ, एक सम्मेलन हुआ और यहाँ पे क्या किया गया? एक संधि की गई और ये संधि की गई, एक समझौता, एक घोषणा की गई कि हमें क्या करना है? हमें 2022 तक बाघों की संख्या को दूना कर देना है। तो 2022 तक संख्या जिसने दूना किया उसको एक पुरस्कार भी दिया गया, टी मल्टीप्लाई टू पुरस्कार, ठीक है। तो टी मल्टीप्लाई टू पुरस्कार जो है वो ऑलरेडी हमारी यूपी के जो पीलीभीत टाइगर जब है इसको प्राप्त है, ठीक है। तो पीलीभीत टाइगर जब को ये पुरस्कार प्राप्त है, लेकिन कैलाश सांखला पुरस्कार की जब बात की जाए तो ये भी इसी बाघों की संख्या को दुगना करने के नाते दिया गया। बेसिकली ये कैलाश सांखला कौन हो जाते हैं? तो कैलाश सांखला की जब बात की जाए तो कैलाश सांखला का नाम ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि कैलाश सांखला की जब बात की जाए तो कैलाश सांखला वही हैं खास करके जिनको हम क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया की उपाधि इनको दी जाती है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट टाइगर था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था, तो ये इसके पहले अध्यक्ष या पहले निदेशक के रूप में जाने जाते हैं। इस नाते इनका नाम ध्यान रखिएगा। कैलाश सांखला रहने वाले कहाँ के थे? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान के रहने वाले थे, राजस्थान से समेत थे। प्रोजेक्ट टाइगर को इन्होंने लीड किया था और इसी नाते हम इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया नाम दे देते हैं, ठीक है। पीलीभीत बिल्कुल आपने सीखा, पीलीभीत वर्तमान में आपका जो है वह किस कारण से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बांसुरी सिटी के लिए, ठीक है। तो बांसुरी उत्पादन की जब बात की जाए तो बांसुरी उत्पादन क्या है? आप कह सकते हो ओडीओपी आपके पीलीभीत जिले से समित हो जाता है, ठीक है। आगे की बात करें, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार रेड हेरिटेज पार्क आपके स्थापित किया गया और इसी अंतर्गत खास करके आप कह सकते हो रेल कोच रेस्टोरेंट आपके स्थापित किया गया। तो उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में पहली रेल हेरिटेज पार्क स्थापित किया गया और इसी अंतर्गत रेल कोच रेस्टोरेंट आपका स्थापित हुआ। यह उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया? रेल कोच रेस्टोरेंट की जब बात की जाए तो यह आपका स्थापित किया गया। नामतः अगर देखा जाए तो गोरखपुर में, कानपुर में, आगरा में या फिर आपके झांसी में, कौन सा नाम यहाँ पे आपका शामिल हो जाता है? यूपी की जब बात की जाए तो यूपी का ऐसा कौन सा लोकेशन है जहाँ पे क्या किया गया? रेलवे के कोच आधारित करते हुए खास करके रेलवे का एक यहाँ पे क्या किया गया? रेस्टोरेंट खोला गया। एक्चुअली आपने रेलवे के डब्बे में सफ़र की है? वैसे तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर आप कभी जनरल के डब्बे में सफ़र करिए तो इसका आनंद आप जरूर लेंगे। जब आप जनरल के डब्बे में सफ़र करते हैं तो आपने देखा होगा चारों तरफ भीड़ होती है और उसी के बीच में क्या होता है?
पानी वाला, समोसे वाला, चाट वाला, नमकीन वाला, मतलब दुनिया भर के लोग क्या करते हैं, सामान बेचने आते हैं। और संयोग रेलवे एक ऐसा तंत्र है जो कह सकते हो लंबी यात्राओं को भी कनेक्ट करता है। तो मान लेते हैं व्यक्ति अगर 1-2 दिन की यात्रा कर रहा है, तो उसमें भूख भी लगी होती है, तो लोग क्या करते हैं, उस मोमेंट को एन्जॉय करते हैं और कह सकते हो यात्रा करते हुए खाने का भी मज़ा लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे उसी माहौल को जीवंत करने के लिए एक वीआईपी कल्चर को जन्म दिया, ठीक है। खासा आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या किया गया, ये जो रेलवे के डब्बे होते हैं, ठीक है, तो रेलवे के डब्बे अब पुराने हो चुके हैं। ऐसे रेलवे के डब्बे को क्या किया जाता है, एक जगह पे खड़ा कर दिया जाता है और इसके पैटर्न की जब बात की जाए तो ये पूरा यहाँ पे इसकी खिड़की वगैरह लगी होती है। हालाँकि खिड़की खुली नहीं होती है, खिड़की बेसिकली अगर देखा जाए तो काँच की लगी होती है। अंदर क्या होता है, प्रॉपर तरीके से जैसे आपके घरों के डाइनिंग टेबल होते हैं, उस तरीके से यहाँ पे टेबल लगाए गए होते हैं, जैसे आप दुकान में जाते हैं बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में। यहाँ पे पूरी व्यवस्था वैसे होती है और जैसे रेलवे के कह सकते हो कि बैरे आते हैं, जो आपको सर्विस देते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपके बैरे आते हैं, जो आपको सर्विस देते हैं। मतलब पूरा जो एक फ़ील होता है, वो ऐसा लगता है कि हम रेलवे के अभी डब्बे में बैठे हुए हैं, ठीक है? तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के ये क्या किया गया, स्थापित किया गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये शुरुआत कहाँ से की गई? आगरा से। और बिल्कुल आपने सिखा कि शुरुआत तो इसकी आगरा से की गई, लेकिन अब कई जगह पे स्थित है, जैसे गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर में भी इसकी स्थापना है। प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज में भी इसकी स्थापना है। बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में भी इसकी स्थापना की जा चुकी है। लेकिन शुरुआत की जब बात की जाए तो शुरुआत कहाँ से समित था? आगरा से यह समित आपको देखने को मिल जाता है। तो शुरू किया गया था आपके आगरा से, जहाँ पे रेलवे के हेरिटेज पार्क को भी डेवलप किया गया। रेलवे हेरिटेज पार्क मतलब क्या हो गया? हेरिटेज मतलब आप कह सकते हो कि पुराना। तो अक्सर आपने देखा होगा कि रेलवे का जो विकास इंजन है, वो इस तरीके से है कि पहले भाप के इंजन चलते थे। भाप के बाद क्या हो गया, हमारे यहाँ पे डीज़ल के इंजन आ गए और डीज़ल इंजन आने के बाद क्या हो गया, हमारे यहाँ पे क्या हो गया, आज बिजली के इंजन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? बिजली या फिर आप कह सकते हो कि जो आपके लाइट से चलने वाले होते हैं। तो इस डेवलपमेंट की जब बात की जाए तो इस डेवलपमेंट को हम क्या करते हैं, सँजो के रखते हैं। इवन आप कह सकते हो कि जो रेलवे के अलग-अलग डेवलपमेंट और भी हुए हैं, जैसे उनके सीटों में परिवर्तन हुआ है। स्लीपर कैटेगरी की जब बात की जाए, जहाँ लकड़ी के सीट होते थे, अब आपके कह सकते हैं फ़ोम वाले गद्दे लगते हैं। तो जितने भी नाना प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, उन सबको क्या किया जाता है, ऐसे हेरिटेज पार्क में एक तरीके से दिखाया जाता है कि देखो हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। पुरानी चीज़ों को संरक्षित किया जाता है, तो लोग यहाँ पे जाएँ, पूरी तरीके से रेलवे की संरचनाओं को समझें, उसकी कार्यप्रणाली को समझें, उसके कह सकते हो इक्विपमेंट हैं, उनको देखें और उसके बाद परिवार के साथ पूरा एन्जॉय करें, रेलवे के उस फ़ील को और साथ ही साथ यहाँ पे खाना खा के लुत्फ़ उठाते हुए अपने घर पे आएँ। इसी नाते इसको डेवलप किया गया। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है लेदर फुटवियर को अभी हाल-फिलहाल में जीआई टैग दिया गया। लेदर फुटवियर की जब बात की जाए तो लेदर फुटवियर को क्या किया गया, अभी हाल-फिलहाल की जब बात की जाए तो हाल-फिलहाल में इसे जीआई टैग दिया गया, ठीक है? लेदर फुटवियर की जब बात की जाए तो लेदर फुटवियर को अभी क्या किया गया, हाल-फिलहाल में जीआई टैग दिया गया। लेदर फुटवियर की जब बात की जाए तो लेदर फुटवियर को क्या किया गया, यहाँ पे जीआई टैग, ठीक है? तो जीआई टैग की जब बात की जाए तो जीआई टैग दिया गया। ये कहाँ से समित हो जाता है? कहाँ से समित आपका हो जाता है? देखिए, हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में जो लेदर से समित काम होते हैं या फिर चमड़े से समित काम होते हैं, एक्चुअली आपने सुना भी होगा, अगर हम लेदर फुटवियर की बात करें, तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में जो चर्म नगरी की संज्ञा दी जाती है, ठीक है? चर्म नगरी की जब बात की जाए तो चर्म नगरी की संज्ञा किसे मिलती है? पहला तो आपके कानपुर को मिलता है और कानपुर के अलावा कई बार आपने सुना होगा आगरा को दिया जाता है। ये 2 नाम हो जाते हैं। इवन अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे हस्त निर्मित क्या बनते हैं? हस्त निर्मित हमारे यहाँ पे खास करके जूती बनाई जाती है। हस्त निर्मित जूती की जब बात की जाए तो ये कहाँ से बनती है? यह आपके हमीरपुर से बन जाती है। तो हमीरपुर की जब बात की जाए तो हमीरपुर से क्या हो जाता है? हस्त निर्मित जूती का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो हस्त निर्मित जूती जो है वो आपके हमीरपुर में बनती है। उन्नाव की जब बात की जाए तो उन्नाव से आपने कई बार सुना होगा, यहाँ पे क्या है? लेदर पार्क आपको देखने को मिल जाता है। इवन जिसको हम लेदर सिटी भी नाम दे देते हैं, ठीक है? तो ये एक अलग मसला है। खासा अब देखा जाए तो चर्म नगरी के ही आधार पे आपने नाम सुना होगा कि कानपुर में दुनिया भर की चीज़ें बनती हैं। लेकिन जब हम आगरा की बात करें तो आगरा अपने आप पे काफ़ी फ़ेमस है जूता उत्पादन के लिए, ठीक है? तो
जूता उत्पादन की जब बात की जाए तो जूता उत्पादन के लिए जो आपका आगरा फेमस है, तो ज़ाहिर-सी बात है फुटवियर मतलब ही क्या होता है? फुटवियर मतलब ही होता है एक तरीके से जूता, चप्पल। तो यहाँ पे जो जूता और चप्पल होते हैं, जो परंपरागत तरीके से आप कह सकते हो यहाँ पे उगाए जा मतलब बनाए जाते हैं आगरा वाले, और ये किससे समित होते हैं? चमड़ा उत्पाद के रूप में जाने जाते हैं। तो चमड़ा उत्पाद के इस संदर्भ की जब बात की जाए तो इस संदर्भ को क्या किया गया? जो पुरानी परंपरा है उसको लेकर के यहाँ पे अभी हाल-फिलहाल में इसको जीआई टैग दे दिया गया। तो आगरा का जो लेदर फुटवियर है उसे लास्ट टाइम क्या किया गया? जीआई टैग दिया गया। किस कारण से दिया गया? क्योंकि यहाँ का जूता उत्पादन जो है अपने आप में बड़ा फेमस है, और आज अगर देखा जाए तो आगरा में खास एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जूता का उत्पादन भी बृहद स्तर पे किया जाता है, ठीक है? मतलब कानपुर में भी किया जाता है, लेकिन आगरा के अगर हम जूता उत्पादन की बात करें ना, तो ये बहुत बड़े लेवल पे, मास लेवल पे किया जाता है, ठीक है? आगरा में लेदर फुटवियर जिसे जीआई टैग दिया गया, ठीक है? आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला साक्षरता म्यूजियम आपका डेवलप किया जा रहा है? पहला साक्षरता म्यूजियम यह आपका डेवलप किया जा रहा है, और इसकी जब बात की जाए तो इसका निर्माण किस एक सापेक्ष किया जा रहा है, ठीक है? ये मेरठ में, लखनऊ में, गाजियाबाद में, सहारनपुर में। वर्तमान में अगर देखा जाए तो साक्षरता म्यूजियम का कॉन्सेप्ट क्या है? म्यूजियम जनरली आप जानते हैं म्यूजियम का मतलब ही होता है, म्यूजियम की जब बात की जाए या फिर संग्रहालय की बात की जाए तो इसमें एक चीज़ हमने देखा है कि जो परंपरागत तरीके से हमारा विकास है, सीधे तौर पे अगर देखा जाए, तो जितना हमारा एवोल्यूशन हुआ है, तो पुराने से जो नया हमने किया है, ठीक है? पुराने से जो हमने नया किया है, अर्थात यहाँ तक पहुँचने में जो हमारा विकास हुआ है, इसी विकास यात्रा का इसी विकास यात्रा का क्या होता है, एक खाका या फिर आप कह सकते हो एक यहाँ पे क्या होती है पूरी अ, मतलब कह सकते हैं कि जिसको हम क्या कह सकते हैं, प्रदर्शनी लगाई जा सकती है, जिसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जिस एक तरीके से ज़ीरो से लेकर के हीरो बनने की हमारी पद्धति होती है, उसी तरीके से यहाँ पे हम इसको देख पाते हैं। तो साक्षरता म्यूजियम का कॉन्सेप्ट यही है कि हमने किस तरीके से अपने यहाँ पे साक्षरता में नए-नए प्रयोग किए हैं। जैसे सर्व शिक्षा अभियान हो गई, पौध शिक्षा हो गया, माध्यमिक शिक्षा को लेकर के, या नए-नए जो हमने स्कूल बनाए, बच्चों को जो हमने अधिकार दिया, मिड डे मील योजना को लागू किया, साक्षरता में जो हमने फ्री एजुकेशन की, तो नाना प्रकार के जितने भी हमारे यहाँ पे परिवर्तन हुए, चाहे वो महिलाओं के लिए अलग से कॉलेज स्थापित करने की बात हो, चाहे टेक्निकल कॉलेज की बात हो, चाहे कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की बात हो, हर एक पहलू को यहाँ पे संजोने को आधारित करते हुए ये साक्षरता म्यूजियम आपके लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। तो लखनऊ में इस पहलू को स्थापित किया जा रहा है, और वर्तमान में ये भी यहाँ पे दर्शाया जाएगा कि किस तरीके से हमने पिछले दिनों में हमारी क्या स्थिति थी और आज हम किस एक पहलू पे खड़े हैं, और आगे आने वाले समय में हमारा क्या एक विकास हो सकता है, मतलब हमारा क्या भविष्य हो सकता है, क्या उसके लिए हम यहाँ से कुछ खाका तैयार कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये एक शोध सेंटर के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि यहाँ से लोग जब जुड़ते हैं तो उससे क्या होता है, उनकी विचारधारा में परिवर्तन होता है कि सोचो पुराने समय में लोगों के पास कुछ नहीं था तो इतना कर लिया, हमारे पास तो फिर भी इतनी सारी चीज़ें हैं, तो हम आगे का और क्या बेहतर कर सकते हैं। क्या कुछ पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ नए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो एक नया प्रयोग आप कह सकते हैं क्या चल रहा है हमारे यहाँ पे, डिजिटल शिक्षा। तो डिजिटल शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपने देखा होगा कि मोबाइल या ये जैसे आप कह सकते हो कि डिजिटल बोर्ड या ऑनलाइन शिक्षा पद्धति की जब बात की जाए, तो इसको आप देख पा रहे हैं, ठीक है? तो डिजिटल शिक्षा या फिर ऑनलाइन शिक्षा जो है, ये आज शिक्षा की पहुँच लगभग सबके पास पहुँचाने तक के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन भी हो चुका है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे आपके बूढ़े हों, ठीक है? आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि इस जिले में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया। क्या है? श्री अन्न महोत्सव की जब बात की जाए तो श्री अन्न महोत्सव आपका आयोजित किया गया, श्री अन्न महोत्सव, और ये किस सापेक्ष स्थापित किया गया? खास करके 3 जिले के मतलब 3 दिवसीय किस जिले में आयोजित किया गया? सबसे पहली बात तो श्री अन्न का नाम ध्यान रखिएगा, ये श्री अन्न किसको हम बोलते हैं? श्री अन्न की जब बात की जाए तो श्री अन्न हमारे यहाँ पे नाम दिया जाता है मोटा अनाज। मोटा अनाज की जब बात की जाए तो अभी आपने सुना होगा, मोटा अनाज को श्री अन्न नाम दे दिया गया है बजट के द्वारा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपने मोटे अनाज के बारे में सुना होगा, क्योंकि यज्ञों की जब बात की जाए तो इसके द्वारा क्या किया गया है, इसके द्वारा पिछले वर्ष अर्थात 2023 को क्या किया गया था, मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया था। मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था। इवन मोटे अनाज के वर्ष की जब बात की जाए तो मोटे अनाज का वर्ष तो घोषित ही किया गया था। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना था
कि हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश मोटा अनाज उत्पादन भी बेहतर करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश मोटा अनाज जो है इसका उत्पादन की जब बात की जाए तो इसका उत्पादन भी क्या करता है, बेहतर तरीके से करता है। तो उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो मोटा अनाज उत्पादन जो है वो भी बेहतर तरीके से करता है। हालांकि सबसे ज्यादा मोटा अनाज कहाँ पे उत्पादित होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी क्या होता है, मोटा अनाज बेहतर तरीके से उगाया जाता है। क्योंकि मोटा अनाज की जब बात की जाए तो इसके लिए आप भी जानते हैं कम उपजाऊ ज़मीन की ज़रूरत होती है। और कम उपजाऊ ज़मीन के अलावा अगर देखा जाए तो जहाँ पे कम सिंचित भूमि होती है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मोटे अनाजों को उगा सकते हैं। और सबसे खास बात क्या होती है कि ये जो मोटे अनाज होते हैं, ये एक तरीके से कह सकते हो कि जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स की जब बात की जाए, खनिज तत्व की जब बात की जाए, तो इनमें इसकी मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक पाई जाती है। जो आज हमारे स्वास्थ्य हित की जब बात की तो स्वास्थ्य हित के लिए क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए कि देखो मोटा अनाज अगर हम सेवन करते हैं तो उससे हमारा क्या होगा, स्वास्थ्य हित होगा। और उसी सापेक्ष क्या किया गया, लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ में 3 दिवसीय ये मोटा अनाज को आधारित करते हुए श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया। वैसे एक नाम और ध्यान रखिएगा, एक महोत्सव और आयोजित किया गया था, बाजरा महोत्सव। ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो बाजरा महोत्सव की जब बात की जाए तो यह आपके आगरा में आयोजित किया गया था, ठीक है। आगरा की जब बात की जाए तो आगरा में बाजरा महोत्सव आपका आयोजित किया गया था, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम समित होता है कि देश में पहली बार फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का निर्माण किया गया है, ठीक है। देश की जब बात की जाए तो देश में पहली बार फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन, अगर इसकी बात की जाए तो इसका निर्माण किया गया। देश में पहली बार फ्लोटिंग सीएनजी पंप का निर्माण किया जा रहा है। खास अगर इसकी बात की जाए तो ये कहाँ पे, अयोध्या में, प्रयागराज में, बनारस में या फिर आपके गोरखपुर में। फ्लोटिंग सीएनजी तो आप भी जानते होंगे, फ्लोटिंग नाम से ही पता चल रहा है, फ्लोटिंग मतलब हो गया तैरता हुआ, ठीक है। तो फ्लोटिंग की जब बात की जाए तो फ्लोटिंग का मतलब तैरता हुआ सीएनजी पंप। एक्चुअली हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में एक शहर है जिसका संदर्भ है गंगा नदी। तो गंगा नदी की जब बात की जाए तो गंगा नदी आज आप जानते हैं काफ़ी प्रदूषित हो जाती है, कई बार आपने देखा होगा। और पॉल्यूशन में कई सारे कारण भी होते हैं, उसमें एक मुख्य कारण है डीजल। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो नौका होती हैं, अगर ये नौका की बात करें तो ये नौका डीजल या पेट्रोल से चलती हैं, तो उससे धुआं निकलता है। और धुआं निकलने से चारों इन्वायरमेंट में क्या होता है, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन फैलता है। इवन आप कह सकते हो कई बार क्या होता है, डीजल को मशीन में डालते समय भी विस्तारित हो जाता है, उसका फ्लो हो जाता है तो वो नदी के ऊपर फैल जाता है, उससे भी जलीय जीवों को खतरा होता है। तो हमने कहा कि अगर हम इसकी जगह पे क्या करें, जो हमारी नाव चलती है उस नाव को क्यों ना सीएनजी पंप से चलाएं, मतलब सीएनजी नाव से कन्वर्ट कर दें। तो उससे क्या होगा, उससे एक चीज़ बेहतरी हो जाएगी कि ये जो धुएं वाली समस्या है वो खत्म हो जाएगी। और दूसरा एक लाभ और हो जाएगा कि जो नाव चलाने वाले लोग थे, खास अगर उनकी बात की जाए तो उनका भी लाभ हिस्सा बढ़ जाएगा, क्योंकि सीएनजी की कार्य क्षमता ज़्यादा होती है, अक्सर आपने सुना होगा। तो यहाँ पे ये कहा गया, हम क्या करते हैं, हम सीएनजी नाव को अपने यहाँ पे चलाते हैं। कहाँ पे चलाई जाएगी पहले चरण में, तो ये बनारस में चलाया जाएगा। तो हमने कहा बनारस में हम सीएनजी नाव चलाएंगे, ये अच्छी बात रही। लेकिन फिर बात आई कि मान लेते हैं बनारस में हम सीएनजी नाव तो चला लेंगे, अच्छी बात है। लेकिन मान लेते हैं नौका चल रही है और बीच रास्ते में कहीं उसका गैस खत्म हो गया, सीएनजी खत्म हो गई। तो फिर नौका चलाने वाला व्यक्ति क्या करेगा, डब्बा लेकर के जाएगा सीएनजी स्टेशन पे, वहां से गैस भरा के लाएगा। और आप समझिएगा कि गैस भरा के लाएगा तो बेहतर है, चलो भरा लिया, पेट्रोल तो है नहीं कि पेप्सी वाला बोतल लेके गए, भैया 2 लीटर पेट्रोल डाल दीजिए, हम अपनी मशीन में डाल देंगे, नहीं होगा ना, क्योंकि वो गैस है। अगर आप डालना भी चाहेंगे तो फुर्र उड़ जाएगा, तो इस दशा में बड़ा नुकसान होगा। तो इसका मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट आपका डेवलप होना चाहिए ताकि नौका आपके फ्लोटिंग पंप के साथ कनेक्ट हो जाए और वहीं पे ही गैस क्या किया जाए, फिल किया जाए। इसी नाते क्या किया गया, यह व्यवस्था आपके बनारस में तैयार की गई ताकि सीएनजी नाव को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। तो उससे पहले जरूरत थी यहाँ पे सीएनजी पंप को लेकर के, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, किसके बारे में, खास जब हम बात करते हैं अपने यहाँ पे, तो गंगा नदी के क्रम में बनारस में। वैसे बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में आपने नाम सुना होगा अलकनंदा क्रूज के बारे में। अलकनंदा क्रूज की जब बात की जाए तो ये बनारस में चलती है। आने वाले समय में, चूंकि आप भी जानते हैं संगम नगरी, संगम नगरी की जब बात की जाए तो संगम नगरी हम किसको कहते हैं, संगम नगरी अर्थात प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज में आप भी जानते हैं कुंभ मेला लग रहा है, ठीक है। तो इसी कुंभ मेला के सापेक्ष, इसी कुंभ मेला के सापेक्ष यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका संचालन आप कह सकते हो बनारस से लेकर के
प्रयागराज के बीच में किया जाएगा। ठीक है, बनारस से प्रयागराज के बीच इसका संचालन किया जाएगा। अच्छा, यहीं पे ध्यान रखिएगा, एक क्रूज और चलाया गया था, निषाद राज क्रूज। ठीक है, तो निषाद राज क्रूज की जब बात की जाए तो निषाद राज क्रूज जो चलाया गया था, ये भी कहाँ से है, तो ये भी आपके इसी बनारस और प्रयागराज के बीच में आपका संचालित हो रहा है। ठीक है, तो बनारस और प्रयागराज की जब बात की जाए तो उसके बीच में निषाद राज क्रूज जो है वो भी आपका संचालित किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में ये भी कहा गया था कि आने वाले समय में हम जल्दी क्या करेंगे, यहाँ पे जल मेट्रो का भी संचालन करेंगे, क्योंकि जल मेट्रो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे कहाँ चल चुका है, कोच्चि की जब बात की जाए तो कोच्चि, केरल की जब बात की जाए तो यहाँ पे इसकी संचालन ऑलरेडी की जा चुकी है। तो आने वाले समय में जल्द ही हम क्या करेंगे, जल मेट्रो जो होगा वह यहाँ पे संचालित करेंगे। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे सोलर बोट वगैरह का भी संचालन किया जाता है। ठीक है, सोलर बोट क्या है, सोलर बोट बेसिकली आप कह सकते हो कि जो सोलर से चलने वाली नौका होती है, सौर ऊर्जा से उनका संबंध यहाँ से हो जाता है। बाकी अगर देखा जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा बनारस को लेकर के, बनारस नहीं बल्कि प्रयागराज, क्योंकि इसका नाम काफी फेमस है, शिकारा बोट की जब बात करें, शिकारा बोट, तो ये शिकारा बोट कहाँ पे चलाई जाएगी, तो जिस तरीके से आपने जम्मू कश्मीर के डल झील में शिकारा बोट देखी है झोपड़ी वाली, तो उसी तरीके से प्रयागराज में इसको चलाया जाएगा। अच्छा, अलकनंदा के नाम से एक नाम और ध्यान रखिएगा, गंगा बिलास क्रूज। ठीक है, तो गंगा बिलास क्रूज की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे चलाया गया, गंगा बिलास क्रूज की जब बात की जाए तो ये चलाया गया है, आप कह सकते हो कि बनारस से लेकर के असम के बीच में। ठीक है, तो बनारस से असम के बीच में गंगा बिलास क्रूज आपका चलाया गया था। क्योंकि क्रूज की बात चली है तो 2-3 क्रूज और ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे एक नाम आपने सुना होगा क्वीन लेक के बारे में, ये कहाँ पे चलती है, तो क्वीन लेक की जब बात की जाए तो यह आपके गोरखपुर में चलाई जाती है। और अभी आपने सुना होगा कि गोरखपुर में क्या किया गया, एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को भी खोला गया है। ठीक है, तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की जब बात की जाए तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो है ये भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। इवन फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की जब बात की जाए तो ये प्रयागराज में भी क्या है, खोला गया है। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपने नाम सुना होगा जटायु क्रूज और रामायण क्रूज। जटायु और रामायण क्रूज की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे, ये आपके अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या की जब बात की जाए तो अयोध्या में जटायु और रामायण क्रूज की जब बात की जाए तो ये नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम आता है उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में कि भारत के किस एक राज्य में देश में पहली बार पहली महिला कमांडो बटालियन तैनात की जा रही है। एक्चुअली आपने नाम सुना होगा, हमारे यहाँ पे जब हम अर्धसैनिक बलों की बात करते हैं तो अर्धसैनिक बलों के सापेक्ष आपने नाम सुना होगा कि अर्धसैनिक बलों के जो सिपाही होते हैं, खास करके जाबाज सिपाही, तो इन्हीं जाबाज सिपाहियों की जब बात की जाए तो इन्हीं जाबाज सिपाहियों में से जो टॉप लेवल के सिपाही होते हैं, बिल्कुल मतलब चुस्त दुरुस्त, उनको सेलेक्ट किया जाता है और उनको एक कमांडो की पदवी दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं एनएसजी कमांडो, या जिसको हम क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे ब्लैक कैट। ठीक है, तो ब्लैक कैट की जब बात की जाए तो ब्लैक कैट की जो संकल्पना है वो हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बिल्ली घात लगा के बैठी होती है और झटके से चूहे को पकड़ लेती है, इवन अगर देखा जाए तो जो काली बिल्ली होती है वो और भी फुर्तीली होती है। तो यहाँ पे अगर हम ब्लैक कैट की जब बात की जाए तो ब्लैक कैट की संकल्पना जो होती है वो टॉप लेवल के व्यक्तियों की सुरक्षा वगैरह में लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे ये कहा गया कि देखो ये तो अर्धसैनिक बल है, ये केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसी है, हम अपने उत्तर प्रदेश में भी क्या करते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था लागू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था लागू की जाएगी, तो यूपी में चूंकि अर्धसैनिक बल तो है नहीं, तो इस दशा में क्या होगा, यहाँ पे ये कहा गया कि यूपी पुलिस की जब बात की जाए, ठीक है, यूपी पुलिस, तो यूपी पुलिस में खास करके बहुत ज्यादा ऐसे भी बच्चे रिक्रूट होते हैं जो अपने आप में चुस्त दुरुस्त हैं। तो ऐसे चुने हुए बच्चों को, ठीक है, ऐसे चुने हुए बच्चों को हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पे खास करके सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो उनका बेहतर ट्रेनिंग उपलब्ध कराएंगे। तो बेहतर अगर हम उनकी ट्रेनिंग करा देते हैं तो इसका मतलब वो भी क्या हो जाएंगे, उसी सापेक्ष उसी परफेक्शन को प्राप्त कर लेंगे। तो यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंतर्गत क्या किया गया, यह आपका व्यवस्था शुरू किया गया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ब्लैक कैट की संकल्पना को आधारित करते हुए महिला कमांडो बटालियन तैनात की जा रही है। और इसमें आपको हमने बताया भी था कि यूपी पुलिस के लगभग लगभग 80 महिला पुलिस की जब बात की जाए तो 80 महिला पुलिस को क्या किया गया है, इसमें सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, 80 महिला पुलिस की जब बात की जाए तो इनको सेलेक्ट किया गया है और इनकी जो ट्रेनिंग चल रही है वो कहाँ पे चल रही है, आगरा में। आगरा की जब बात की जाए तो आगरा में इनकी ट्रेनिंग चलाई भी जा रही है। इवन आपने पिछले दिनों आपने सुना होगा एक और नाम एनडीआरएफ के बारे में। एनडीआरएफ की जब बात की जाए तो एनडीआरएफ की एक महिला बटालियन हमारे यहाँ पे तैनात की गई है
और ये कहाँ पे तैनात की गई है? तो ये तैनात की गई है आपका जो गढ़मुक्तेश्वर है। तो गढ़मुक्तेश्वर की जब बात की जाए तो गढ़मुक्तेश्वर जो पड़ता है हापुड़ में, वहाँ पे इसका नाम ध्यान रखिएगा। तो गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ की जब बात की जाए तो यहाँ पे एनडीआरएफ महिला बटालियन है। इवन अगर देखा जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, अभी आपने वृंदावन का नाम सुना होगा, पिछले दिनों में आपको बताया भी था। वृंदावन की जब बात की जाए तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक महिला सैनिक स्कूल की स्थापना की जा रही है। तो महिला सैनिक स्कूल की जब बात की जाए तो महिला सैनिक स्कूल कहाँ पे, यह आपके स्थापित किया जा रहा है वृंदावन के अंतर्गत। तो वृंदावन में महिला सैनिक स्कूल स्थापित किया जा रहा है। एनडीआरएफ की महिला बटालियन आपके गढ़मुक्तेश्वर में तैनात की गई है और ब्लैक कैट की संकल्पना को आधारित करते हुए यूपी पुलिस के बच्चों को सेलेक्ट किया गया है और इनकी ट्रेनिंग आपकी कहाँ पे हो रही है, आगरा में कराई जा रही है। ठीक है, खास अगर देखा जाए तो हाल ही में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, अगर इनकी बात की जाए तो इनके द्वारा क्या किया गया, एक हमारे यहाँ पे नए प्रकार के सड़क को अनाउंस किया गया। और ये सड़क की जब बात की जाए तो ये सड़क परियोजना कहाँ पे अनाउंस करी गई है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, जिनको हम क्या बोलते हैं, टोल मंत्री के रूप में नाम देते हैं। क्या नाम है, नितिन जयराम गडकरी। तो नितिन गडकरी की जब बात की जाए तो इनके द्वारा अनाउंस किया गया। हम इस क्वेश्चन को ना ले रहे थे, लेकिन हमने सोचा इस क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन हमारे रिपीट हो जाएंगे, इस कारण से हम क्वेश्चन को लिए थे। बेसिक अगर देखा जाए तो इसके माध्यम से हम क्या रिपीट करना चाह रहे थे, हमारे यहाँ पे 2-3 प्रकार की सड़कों को ध्यान रखिएगा। जैसे एक नाम आपने सुना होगा गंगा पथ। अब आप कहेंगे ये गंगा पथ कहाँ पे है? गंगा पथ की जब बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रयागराज में डेवलप किया गया है। अभी आपने सुना था कुंभ मेला चल रहा है, तो कुंभ मेला शुरू होने के सापेक्ष में यहाँ पे भीड़ बढ़ेगी, तो लोगों को कैसे एक बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाए, उसके लिए ये क्या किया गया, हमारे यहाँ पे गंगा पथ प्रयागराज में बनाया गया है। एक नाम आपने सुना होगा शहीद पथ। शहीद पथ की जब बात की जाए तो शहीद पथ का कॉन्सेप्ट क्या है? शहीद पथ की जब बात की जाए तो आपने लखनऊ का नाम सुना होगा। और हमारे यहाँ पे जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, खास करके 2000 के समय पे, तो एक नाम आपने सुना था, कारगिल युद्ध हुआ था, तो कारगिल में बहुत सारे लोग शहीद हुए थे। तो उसी कॉन्सेप्ट को आधारित करते हुए शहीद पथ अनाउंस किया गया, जो बेहतर तरीके से आपने सुना होगा, जब कोई दिल्ली से व्यक्ति जाता है तो आगरा एक्सप्रेसवे पकड़ के लखनऊ पहुंचता है, और उसके बाद अगर उसे जाना है पूर्वांचल की तरफ, तो बीच में लखनऊ की जो एक कनेक्टिविटी है लगभग 20-25 किलोमीटर की, वह शहीद पथ के माध्यम से देख मिलती है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा एक और पथ, जिसको हम बोलते हैं विज्ञान पथ। तो ये विज्ञान पथ की जब बात की जाए तो ये विज्ञान पथ क्या है? विज्ञान पथ की जब बात की जाए तो इसका भी अनाउंसमेंट इसी लखनऊ के अंतर्गत ही किया गया है। ठीक है, खास करके आप कह सकते हो कि देश के समग्र वैज्ञानिकों को सम्मानित करते हुए यह आपका यहाँ पे स्थापित है। और इसके अलावा अगर हम यहीं पे बात करें तो एक और नाम ध्यान रखिएगा, किसान पथ। किसान पथ की जब बात की जाए तो किसान पथ जो है ये भी आपके इसी लखनऊ में पड़ता है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बेहतर नाम हो जाता है, क्योंकि ये सड़कों के नाम है। ठीक है, वैसे भी नाम से पता चला है पथ पथ पथ। और पथिक की जब बात की जाए यात्रा करने वाला, लेकिन इनका जरूर नाम ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ से समित है। तो किसान पथ लखनऊ से है, विज्ञान पथ भी लखनऊ से है, शहीद पथ भी लखनऊ से है, गंगा पथ आपके प्रयागराज से है। ठीक है, बाकी धर्म पथ की जब बात की जाए तो अब ये नया कॉन्सेप्ट क्या है? नया कॉन्सेप्ट ये है कि हम धार्मिक नगरी को कनेक्ट करेंगे। और धार्मिक नगरी की जब बात की जाए तो इसकी शुरुआत की गई, खास करके ये शुरू किया गया हमारे यहाँ पे, इसका अनाउंसमेंट तो जौनपुर से किया गया, लेकिन इसके अंतर्गत ये कहा गया कि हम इसकी शुरुआत करेंगे अपने यहाँ पे बनारस से। और बनारस से लेकर के क्या किया जाएगा, ये आपके अयोध्या तक जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बनारस से लेकर के अयोध्या तक इसको भेजा जाएगा। और इसमें क्या होगा, बनारस एक धार्मिक नगरी कनेक्ट होगी और अयोध्या एक धार्मिक नगरी कनेक्ट की जाएगी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये अपने आप में एक धार्मिक नगरी को कनेक्ट होने के नाते इसको धर्म पथ नाम दिया गया। इवन विस्तार भी कहा गया कि इसका विस्तार जो हो जाएगा वो आने वाले समय में विंध्याचल मिर्जापुर तक किया जाएगा, ताकि उस धर्म पथ को मतलब उस धार्मिक नगरी को भी क्या किया जाए, इसके माध्यम से कनेक्ट किया जाए। ओवरऑल बनारस से लेकर के अयोध्या के बीच में एक सड़क बनाई जा रही है, जिसको धर्म पथ नाम दिया जा रहा है। ठीक है, एक नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे गोमती रिवर फ्रंट, ये कहाँ पे डेवलप किया गया है, काफी चर्चा में रहता है। गोमती रिवर फ्रंट की जब बात की जाए तो यह आपको देख मिलता है लखनऊ में। और इसी तरीके से अगर हम बात करें सरयू रिवर फ्रंट, तो ये कहाँ पे है, सरयू रिवर फ्रंट की जब बात की जाए तो यह आपको देख मिलता है, खास अगर आप गए होंगे अयोध्या में। और अब तो कई सारे शहरों में बनाया गया है, जैसे अभी आपने सुना होगा गोरखपुर का रिवर फ्रंट। ठीक है, तो गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर का रिवर फ्रंट बेसिकली ये राप्ती नदी के ऊपर आपका बनाया गया है। तो ये कई सारे रिवर फ्रंट मतलब आप कह सकते हो नदी का सामने का हिस्सा। तो शहरों के किनारे नदियों के आसपास का जो एरिया होता है
उसको बराबर करते हुए वहाँ पे घाटों को बना दिया जाता है और घाटों का सौंदर्यीकरण वगैरह, वृक्षारोपण वगैरह, लाइटिंग वगैरह, यही कुछ बेसिक काम इसमें किए जाते हैं। ठीक है? ताकि पैदल चलने वाले व्यक्तियों के लिए एक बेहतर सुलभ स्थल उपलब्ध हो, जो मॉर्निंग वॉक वगैरह करने जाते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन उपलब्ध हो। ठीक है? खासा कहा जा रहा है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान की जब बात की जाए तो उसके लिए स्माइल पिंकी फ़िल्म में मुख्य अभिनय करने वाली पिंकी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगर इसकी बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश के किस जिले के संबंध में रहने वाली है? एक्चुअली आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे स्माइल पिंकी एक अभियान चलता है जिसमें बेसिक अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं और बोल नहीं पाते क्योंकि उनका जो तालु है वो आप कह सकते हो नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, हमारे हिंदी के लोग कितने वैज्ञानिक रहे होंगे जिनको ये पता था कि ये जो माउथ की संरचना है वो अपने आप में बहुत बेहतर है और ये इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जिसका कोई मोल आंका नहीं जा सकता। कंठ, तालु, जिह्वा, दाँत, होंठ और इसी माध्यम से आपने देखा होगा कि हमारे स्पर्श जो व्यंजन होते हैं, वो बोले भी जाते हैं। तो ख़ासा अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों में क्या होता है तालु नहीं होता है, तो तालु नहीं होता तो वो बेहतर तरीके से स्पीच नहीं कर पाते। इवन अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ये जो होंठ होते हैं, वो भी कटे होते हैं, ठीक है? तो वो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये कहा गया कि ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, अगर हम इसका इलाज करना चाहें तो इसका इलाज हो सकता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कैंसर की दवा खोज ली गई है, अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। रूस ने कहा भाई हमने खोज लिया, अब तो जल्दी हम इसको भेजेंगे और फ्री में सबका इलाज होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसी इस्माइल पिंकी नाम की जो लड़की है, अगर इसकी बात की जाए तो एक मूवी बनाई गई थी 2009 में और 2009 की जब बात की जाए तो 2009 में ये जो इस्माइल पिंकी नाम की मूवी बनी थी, तो उसमें जो अभिनय निभाई थी पिंकी, वो संयोग से हमारी यूपी के मिर्ज़ापुर जिले से समी थी। और इसी मिर्ज़ापुर की लड़की की जब बात की जाए तो ये पिंकी मूवी क्यों चर्चा में रही? क्योंकि अगर इसकी बात की जाए, आपने ऑस्कर नाम सुना है? लोग चाहते हैं हमारा नाम ऑस्कर में चल जाए, ठीक है? उपलब्धि मिल जाएगी। लेकिन इस ऑस्कर में जाकर के इसने पुरस्कार प्राप्त किया था। ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। ऑस्कर में जाकर के इसने रिवार्ड भी लिया था, तो इस नाते इसका नाम काफ़ी चर्चा में था। तो अभी कुछ घटना हुई थी, इसके घर वगैरह को उजाड़ा जा रहा था, तो हमारे यहाँ पे एक बेहतर तरीके से कह सकते हो कि आधार लेकर के इसके घर वगैरह को संरक्षित किया गया। तो मिर्ज़ापुर जिले की समेत है और जब ये नाम चर्चा में आया, तो ये भी कहा गया कि देखो हमने तो एक संकल्पना ली है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अब इस संकल्पना को अगर हम ही समाप्त करें तो ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। पिंकी ने हमारा तो ऑलरेडी नाम रोशन किया है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसका ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर देते हैं यूपी के लिए। तो ब्रांड एम्बेसडर की जब बात की जाए तो ब्रांड एम्बेसडर यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में इसको अनाउंस किया गया। वैसे यूपी में अनाउंसमेंट की जब बात की जाए तो इसके सापेक्ष एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, माधुरी दीक्षित की जब बात की जाए तो माधुरी दीक्षित क्या है? माधुरी दीक्षित की जब बात की जाए तो ये भारत लेवल पे है, क्योंकि इस स्कीम की जब बात की जाए तो ये कब शुरू किया गया था? 22 जनवरी 22 जनवरी 2015 की जब बात की जाए तो 2015 में ये पानीपत की जब बात की जाए तो पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया था। तो पानीपत हरियाणा की जब बात की जाए तो पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया जहाँ पे लिंगानुपात बिल्कुल कम है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको बढ़ावा देने के लिए शुरू किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर से नाम आया तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ओडीओपी की ब्रांड एम्बेसडर, ओडीओपी की जो ब्रांड एम्बेसडर है उनका नाम क्या है? उनका नाम हो जाता है हमारे यहाँ पे खास करके कंगना रनौत। कंगना रनौत की जब बात की जाए तो कंगना रनौत क्या है? ओडीओपी की ब्रांड एम्बेसडर है। इसी तरीके से गो सेवा शोध संस्थान, अगर इनकी बात की जाए तो इसके कौन है? हेमा मालिनी है। तो हेमा मालिनी की जब बात की जाए तो हेमा मालिनी जो है ये इसके संबंध में हो जाती हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे स्किल इंडिया का नाम आपने सुना होगा। स्किल इंडिया की जब बात की जाए तो इसके लिए किसका नाम चुना गया था? वरुण धावन। और वरुण धवन के अलावा अनुष्का शर्मा। एक्चुअली आपने एक मूवी देखी थी, पिछले दिनों में आया था, सुई धागा। तो सुई धागा का जो कॉन्सेप्ट था वो नोएडा आधारित एक दंपति का था, जो कपड़े बुनने वगैरह से समेत कार्य करता है, बेसिकली हैंडलूम से समेत है। तो इसी कारण हमारे यहाँ पे इस दोनों एक्टर को क्या किया गया, ये चूँकि ये एक तरीके से स्किल इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, नो डाउट हथकरघा को मिशन को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसी नाते इनको क्या किया गया, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि रामायण बैग्स म्यूजियम ये कहाँ पे आपका डेवलप किया जाएगा। रामायण बैग्स म्यूजियम की जब बात की जाए तो इसका संरचना, इसका निर्माण कहाँ पे किया जाएगा। बैग्स म्यूजियम तो आप भी जानते हैं। बैग्स म्यूजियम की जब बात की जाए तो ये बैग्स मतलब होता है मोम, तो मोम के पुतले बनाए जाएंगे। साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो मोम के पुतले हमारे यहाँ पे बनाए जाएंगे। अब अगर देखा जाए तो ये मोम के पुतले किससे समित होंगे, तो ये होंगे रामायण बैग्स। तो रामायण से नाम पता चल गया कि ये कहीं ना कहीं क्या होगा,
रामायण की जब बात की जाए तो रामायण का जो कथानक है, खास करके अगर उसकी बात की जाए तो रामायण के कथानक की जब बात की जाए तो रामायण के कथानक के ऊपर आधारित करते हुए यह विषय आपको देख मिलेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके जो विभिन्न प्रकार के पात्र हैं, पात्र की जब बात की जाए तो जिसमें आप कह सकते हो कि श्री राम, इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो कि जैसे माता सीता, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इनके अनुज लक्ष्मण, लक्ष्मण के अलावा भरत, हनुमान या और भी लोग जैसे दशरथ, ठीक है। तो जितने भी इसके सामयिक कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टर की जब बात की जाए तो उन कैरेक्टर को आधारित करते हुए, ठीक है, अगर इनकी जब बात की जाए तो इन कैरेक्टर को आधारित करते हुए क्या किया जाएगा, इनके मोम के पुतले बनाए जाएंगे। और इस मोम पुतले की जब बात की जाए तो इस मोम पुतले को आधारित करते हुए यहाँ पे एक वैक्स म्यूजियम बनाया जाएगा, ताकि लोगों को इनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दिया जा सके, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका संबंध कहाँ से हो जाता है, तो यह आपका शुद्ध रूप से आप कह सकते हो कि आपके अयोध्या से समित हो जाएगा। तो अयोध्या की जब बात की जाए तो अयोध्या में यह रामायण वैक्स म्यूजियम आपका डेवलप किया जा रहा है। वैसे एक चीज़ आपको बता दें, हमारे यहाँ पे एक नाम आपने सुना होगा, मैडम तुसाद म्यूजियम। तो मैडम तुसाद म्यूजियम की जब बात की जाए तो मैडम तुसाद म्यूजियम जो है, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये इसी को आधारित करते हुए एक आपका म्यूजियम देख मिलता है। पहली बार इसकी स्थापना की गई थी नई दिल्ली में, ठीक है। ये बैक्स म्यूजियम होता है और जिसके अंतर्गत आपने सुना भी होगा कि जो टॉप लेवल की पर्सनालिटी होती है उनके यहाँ पे मोम के पुतले स्थापित किए गए हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे मैडम तुसाद को आधारित करते हुए एक हमारे यहाँ पे जो ग्रेटर नोएडा है, ग्रेटर नोएडा की जब बात की जाए तो यहाँ पे यूपी का आपका मैडम तुसाद म्यूजियम स्थापित किया गया है। लेकिन ये जो मोम का पुतला है वो रामायण बैग्स म्यूजियम के रूप में स्थापित किया जा रहा है, और इसकी जब बात की जाए तो ये कहाँ पे, अयोध्या में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आ रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बोला है कि राज्य औद्योगिक प्राधिकरण के माध्यम से हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पे एक फार्मा पार्क को डेवलप करेंगे, फार्मा पार्क की स्थापना करेंगे। और ये किसके माध्यम से होगा, यूपी सीडा के माध्यम से किया जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अच्छा, यूपी सीडा का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये आपके कानपुर में पड़ता है, ठीक है। यूपी सीडा की जब बात की जाए तो यूपी सीडा राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की जब बात की जाए तो यूपी सीडा के माध्यम से हमारे यहाँ पे क्या होगा, यह नाम आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी जब बात की जाए तो बांदा, सोनभद्र, ललितपुर या फिर आपके अलीगढ़ में। फार्मा तो एक नाम से क्लियर हो गया होगा। फार्मा की जब बात की जाए तो आपने दवाई का नाम सुना है, ठीक है। और दवाई से अगर आप देखें तो आज के समय में जो भी कोई व्यक्ति कमाने वाला है उसके दो खर्चे बेहतर हैं। पहला खर्चा क्या है, पहला खर्चा है रूम का रेंट। आप जितने भी कमाई करते हैं उसका आधा आपका किराए में जाता है। और दूसरा खर्च होता है आपका, आपके परिवार का, आपके बीवी बच्चों का, माता पिता का दवाई का खर्च। और हमें लगता है कि कम से कम एक चौथाई हिस्सा जो आपकी कमाई का होता है वो दवाई में जाता है। कितनी महंगी दवाई, बिल्कुल इतनी महंगी दवाई इस कारण से होती हैं क्योंकि ये दवाइयाँ हमारे यहाँ पे नहीं उपलब्ध होती हैं, ये विदेशों से आती है। और जाहिर सी बात है, कोई चीज़ जब विदेश से आएगी तो उसकी मन मर्जी की क्या होगी, कीमत लगाई जाती है। तो सरकार ने कहा कि जब लोग हमारे यहाँ पे बीमार पड़ते हैं, दवाई आज के लोगों की ज़रूरत है, तो क्यों ना एक ऐसा व्यवस्था, एक ऐसा तंत्र हम अपने यहाँ पे व्यवस्थित करें ताकि हम दवाओं को अपने यहाँ पे ही निर्मित कर पाए। कोरोना काल से हमने सीखा, क्योंकि कोरोना काल में दवाओं की आपूर्ति बंद हो गई थी। हमारे यहाँ पे जितने सीमित संसाधन थे हमने उसी में क्या किया, काम चलाया। तो ये कहा गया कि जब ये हमारी रोजमर्रा की जरूरत है तो क्यों ना इसके उत्पादन को बढ़ाया जाए। तो हमारे यहाँ पे दवाई बनाने के लिए एक फार्मा पार्क आपके डेवलप करने की बात चली। और ये कहाँ पे आपका बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा ललितपुर रीजन में, जहाँ पे बेहतर तरीके से दवा उद्योग को क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। इवन अगर देखा जाए तो दवाई के संदर्भ में एक बात और कही गई कि देखो हमारे यहाँ पे जो ग्रेटर नोएडा है, इस ग्रेटर नोएडा की जब बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा को हम चुनेंगे किस एक सापेक्ष, तो हमारे यहाँ पे एक विषय और आता है, मेडिकल डिवाइस पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क। अब आपने सुना होगा जैसे यूपी राज्य की जब बात की जाए तो यूपी राज्य ने एक कॉन्सेप्ट लाया है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 75 आपके अस्पताल बनाए जाएंगे। अब आप भी जानते हैं कि जब 75 जिले आपके बनाए जाएंगे तो उस दशा में मतलब 75 अस्पताल बनाए जाएंगे। आप भी जानते हैं अस्पतालों में बेड लगता है, आईसीयू की मशीनें लगती हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर लगते हैं, आईसीयू के इक्विपमेंट लगते हैं, इवन सिरंजी या कैंची, चाकू, छुरी, जो दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। बेसिकली आप कह सकते हो कि मेडिकल के जो इक्विपमेंट होते हैं
इवन तो आपने आए दिन घरों में देखा होगा कि फर्स्ट एड तो आपके घरों में ही आधे से ज़्यादा रखा होता है। ब्लड प्रेशर, शुगर की मशीन आप अपने घरों में ही रखते हैं, ताकि अचानक से किसी की तबीयत खराब हो जाए तो हम उसे जाँच लें। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेडिकल की डिवाइस हैं। तो मेडिकल का डिवाइस भी हमें क्या करना है, बेहतर तरीके से बनाना है और इसके लिए हमने क्या किया, ग्रेटर नोएडा की जब बात की जाए तो इसका चुनाव किया और यहाँ पे आपने सुना होगा यमुना एक्सप्रेसवे। तो यमुना एक्सप्रेसवे की जब बात की जाए तो यमुना एक्सप्रेसवे के साथ में जो आपका क्लस्टर बसाया जा रहा है, उसी के साथ इसको बनाया जाएगा। जहाँ पे आपने सुना भी होगा किसके बारे में, खास करके जो टॉय सिटी है वो आपका डेवलप किया जा रहा है। तो उसी क्रम में मेडिकल डिवाइस पार्क यहाँ पे ही आपका डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो यहाँ पे नाम सहित होता है किसको लेकर के, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा अभी हाल फिलहाल में इंडस फूड 2024 की जब बात की जाए तो इसका उद्घाटन किया गया। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल। और पीयूष गोयल की जब बात की जाए तो इनके द्वारा क्या किया गया, इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किया गया। नामों की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, आधारित करते हुए अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा, इंडस फूड क्या है, तो जाहिर सी बात है भारत का व्यंजन। आप ये बात तो कह ही सकते हो ना। भारतीय व्यंजन की जब बात की जाए तो भारतीय व्यंजन आधारित करते हुए जो आपकी परंपरागत तरीके से विदेशी परंपराओं में हमारी व्यंजन की एक मांग होती है या फिर जो एक डिमांड होती है, उसको लेकर के ये बात करी गई। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंडस फूड 2024 का जो उद्घाटन किया गया वो कहाँ पे किया गया, तो आपने नाम सुना होगा कि इसके बारे में, इंडिया एक्सपो मार्ट। तो इंडिया एक्सपो मार्ट की जब बात की जाए तो इंडिया एक्सपो मार्ट जो है, इंडिया एक्सपो मार्ट ये कहाँ पे पड़ता है, ये आपके ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। अगर आप कभी कहाँ पे गए होंगे, परी चौक, तो परी चौक से पहले जो एक नॉलेज पार्क पड़ता है, उसी नॉलेज पार्क के ही साथ क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। इंडिया एक्सपो मार्ट है जहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कोई ना कोई आयोजन जो प्रदर्शनी वाली टाइप की चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे बड़े स्तर पे आयोजित की जाती हैं। तो खासा अगर देखा जाए तो यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में ये इंडस फूड 2024 का एक सफल आयोजन किया गया। हाँ बिल्कुल, क्या बोलते हैं, मेगा फूड पार्क की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे, बरेली में। अब तो मेगा फूड पार्क आपके कई जगह पे आपका बनाया जा रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया है और ये कॉन्सेप्ट ये है, क्या बोलते हैं, रेडी टू ईट वाला। मैगी का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे बीज का कॉन्सेप्ट है। पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय पे आपके घरों में बेहतर तरीके से पकवान बनाए जाते थे, लोग उसका सेवन करते थे, लंच और डिनर बैठ करके टाइमली करते थे, दोपहर का खाना आराम से, सुबह का नाश्ता अलग से, शाम का नाश्ता अलग और रात का अलग से। लेकिन आप भी जानते हैं कि आज की भाग दौड़ की दुनिया में लोगों के पास इतना समय कहाँ है। अधिकतर बच्चों के टिफिन में आपने देखा होगा, पहले मम्मा पराठा बना के देती थी, लेकिन आज क्या हो गया, अधिकतर मम्मा पास्ता या मैगी बना के देती हैं। क्यों, क्योंकि खुद लेट उठती है बेचारी और उसमें उनकी गलती नहीं है, घर के बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आने वाले समय में एक ऐसा समय ऐसा आ जाएगा जब लोगों के पास भी नहीं कम मतलब समय रहेगा, क्योंकि नो डाउट अभी तो हम कह सकते हैं कि घरेलू महिलाएं जो हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। अगर यही महिलाएं वर्किंग वुमेन के रूप में कन्वर्ट हो गई, बेसिकली आप कह सकते हो कि मम्मा को भी ऑफिस जाना है, पापा को भी ऑफिस जाना है और बच्चे को स्कूल जाना है, तो घरों में नाश्ता बनाने के लिए कोई नहीं तत्पर होगा। तो इस दशा में एक नई कॉन्सेप्ट की जब बात की जाए, जिसको हम कह सकते हैं रेडी टू ईट फूड के बारे में, जो आपने अक्सर देखा होगा डब्बे वाले खाने आते हैं, जिनको आपको क्या करना पड़ा, हल्की आंच पे या फिर गर्म पानी में घोल लेना होता है और वो आपके खाने में इस्तेमाल हो जाते हैं। तो इसी नाते मेगा फूड पार्क की बात की गई कि इसमें क्या होगा कि हम ऐसे कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे जिसमें बेहतरी का विशेष ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी बना के दे दिया। पोषण, गुणवत्ता, साफ सफाई, इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से देखा जाएगा और जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं उनके माध्यम से इसको बनाया जा सके, जैसे दलिया है, मैगी है, क्या बोलते हैं वो जो ज़्यादा इस्तेमाल लेना करते हैं, पास्ता है और क्या बोलते हैं, मैक्रोनी है। ऐसे दुनिया भर के नाम आते हैं जो एक तरीके से, हालांकि ये रेडी टू फूड ना है, लेकिन इनकी जब बात की जाए तो इनका वही कॉन्सेप्ट है कि 2 मिनट 5 मिनट में ये क्या हो जाते हैं, आपके तुरंत के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आने वाले समय में ये समस्या आपके बीच में जरूर होगी। ठीक है, कहा जा रहा है कि आने वाले समय के आधार पे ही अगर हम यहाँ पे बात करें तो उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक पार्क स्थापित किया गया। ये ट्रैफिक पार्क क्यों स्थापित किया गया, इस ट्रैफिक पार्क की जब बात की जाए तो ये ट्रैफिक पार्क आपका स्थापित किया गया है ताकि हमारे यहाँ पे लोगों को ट्रैफिक नियम जो होते हैं
उनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दिया जा सके। तो ट्रैफिक नियम की जब बात की जाए, तो ट्रैफिक नियम को आधारित करते हुए उनको एक अवेयरनेस क्रिएट करते हुए यह क्या किया जाए, यह आपका यहाँ पे व्यवस्थित किया गया। पहला ट्रैफिक पार्क। पहले ट्रैफिक पार्क की जब बात की जाए तो उसकी स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो ज़ाहिर-सी बात है आपके प्रयागराज के अंदर। प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज में इसको डेवलप किया जाएगा। अच्छा, लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ में आपने नाम सुना था किसके बारे में? एक यहाँ पे कुत्ता पार्क स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, कुत्तर पार्क के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपका एक बंदर वन की जब बात की जाए तो बंदर वन आपका डेवलप किया जा रहा है। इसी लखनऊ की जब बात की जाए तो इसी लखनऊ में हैप्पीनेस पार्क की स्थापना की जा रही है, ठीक है? तो हैप्पीनेस पार्क की जब बात की जाए तो ये आपका यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, ठीक है? अच्छा, यहीं पे नाम ध्यान रखिएगा, नोएडा के बारे में आपने सुना होगा। नोएडा की जब बात की जाए तो यहाँ पे कौन-सा है? सप्तर्षि पार्क है, सप्तर्षि पार्क। और सप्तर्षि पार्क के सापेक्ष आपने सुना होगा किसके बारे में? वेदवन, ठीक है? वेदवन। वेदवन के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? वेस्ट टू वेटलैंड। तो वेस्ट टू वेटलैंड की जब बात की जाए तो ये भी थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा लोकेशन की जब बात की जाए तो यहाँ से इसका संबंध हो जाता है। तो प्रयागराज के अंतर्गत एक ट्रैफिक पार्क आपका डेवलप किया गया है, ठीक है? कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा एससीआर के गठन की मंजूरी दे दी गई है। अब एससीआर की जब बात की जाए तो एससीआर में कौन-सा जिला शामिल नहीं है? ये नाम तो आपने बहुत सुना होगा एससीआर के बारे में। एससीआर की जब बात की जाए तो इसे क्या नाम दिया गया? स्टेट कैपिटल रीजन। स्टेट कैपिटल रीजन की जब बात की जाए तो स्टेट कैपिटल रीजन की जब बात की जाए, जिसे हम एससीआर के रूप में नाम देते हैं। खासा अगर इसकी बात की जाए तो इसके संबंध में आपने नाम सुना होगा राज्य राजधानी क्षेत्र। तो राज्य राजधानी क्षेत्र की जब बात की जाए तो इसको डेवलप करने की बात चली, जिसमें आपने सुना भी होगा कि हमने कहा कि जो हमारी यूपी की राजधानी है लखनऊ, तो लखनऊ के आसपास के जिले को क्या करें, इसमें चिन्हित कर लें। जैसे बाराबंकी, जैसे लाल बरेली, जैसे सीतापुर, जैसे उन्नाव, जैसे हरदोई। इन जिलों को कनेक्ट करते हुए हम क्या करेंगे, खास करके हमारी यूपी में जो एक जनसंख्या की बसावट है, उस जनसंख्या की बसावट को क्या करेंगे, थोड़ा-सा विस्तारित कर देंगे। और हमारे यहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट का भी एक बेहतर प्रयोग यहाँ से किया जा सकेगा। तो इसी नाते हमने क्या किया, इसको चिन्हांकित किया। खास करके अगर देखा जाए तो इसमें आपका लाल बरेली है, उन्नाव है, हरदोई है। गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर इसमें शामिल नहीं है। एससीआर का गठन किया जा चुका है। इसी तरीके से आपने नाम सुना होगा काशी के बारे में। अभी काशी की जब बात की जाए तो काशी के भी आस-पास के 4-5 जिलों को मिला कर के एक ऐसा नोडल केंद्र बिंदु बनाया जा रहा है। इवन अगर देखा जाए तो काशी के संदर्भ में अभी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी एक ऐसा केंद्र बिंदु बनाया जा रहा है। और ये किसके आधार पे? नीति आयोग के कहने पर। नीति आयोग की जब बात की जाए तो नीति आयोग के कहने पर पर्यटन, पूर्वांचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खास करके बनारस का जो रेंज है, जिसमें मिर्जापुर, गाजीपुर और कई सारे रीजन शामिल है, उसको इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है? नाम आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कन्या सुमंगला योजना, आप भी जानते हैं कि एक आर्थिक सहायता दी जाने वाली स्कीम है, जिसको शुरू किया गया था। अभी सरकार ने ये बोला कि इसमें हम क्या करते हैं, धनराशि थोड़ी-सी कम लगती है, तो हम क्या करते हैं, इस धनराशि को बढ़ा देते हैं। बेसिकली आपने सुना भी होगा कि इस धनराशि को बढ़ाया गया था, हमारे यहाँ पे जब बालिका दिवस था, तो बालिका दिवस के अवसर पे क्या किया गया, इस धनराशि को बढ़ाया गया। बालिका दिवस। बालिका दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो बालिका दिवस, वैसे तो आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे बालिका दिवस होता है 24 जनवरी, लेकिन बालिका दिवस पे नहीं इसका बढ़ाया गया था, ये बढ़ाया गया था 8 मार्च को। 8 मार्च की जब बात की जाए तो ये होता है महिला दिवस, भारतीय महिला दिवस, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी की जब बात की जाए तो ये क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे कह सकते हो कि राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी हो जाता है। 8 मार्च की जब बात की जाए तो ये महिला दिवस हो जाता है। बालिका दिवस 24 जनवरी को होता है। तो यहाँ पे हमारे राज्य सरकार के द्वारा ये कहा गया कि जो कन्या सुमंगला योजना होती है, सुमंगला से ध्यान रखिएगा, विवाह नहीं है। ये जो सुमंगला होता है, ये क्या होता है? ये लिंगानुपात को बढ़ावा देने के लिए, लिंगानुपात की जब बात की जाए तो इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ पे ये स्कीम चालू किया गया, जिसके अंतर्गत होता क्या है कि
अगर बच्ची का जन्म होता है तो बच्ची के जन्म पर खास करके सरकार क्या करती है, 6 अलग-अलग चरण में, ठीक है? 6 चरण में 15,000 रुपए देती है, ठीक है? जैसे बच्ची का जन्म हुआ, जैसे बच्ची 5वीं क्लास में गई, बच्ची 9वीं क्लास में गई, 10वीं में गई, 12वीं में गई, ग्रेजुएशन को पास किया, तो इस तरीके से उसे अलग-अलग चरणों में आर्थिक सहायता देती है, ताकि उसकी पढ़ाई-लिखाई ना रुके। क्योंकि बहुत सारे घरों में ये कहा जाता है ना, बिटिया जन्म ले लेगी तो इसे कौन पढ़ाएगा? पढ़ के क्या करेगी? दूसरे घर तो जाना है, रोटी है तो बनाना है। तो इस भ्रम को तोड़ने के लिए सरकार ने कहा कि परेशान ना होइए, हम पढ़ाई करा देंगे, ठीक है? आप तो जन्म दीजिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 15,000 रुपए पहले देते थे, अब सरकार ने बोला कि 10,000 रुपया हम इसमें बढ़ा देते हैं। अब क्या होगा? अब इसमें 25,000 रुपए प्राप्त हो जाएँगे, ठीक है? तो 25,000 रुपए क्या होंगे? इसके अंतर्गत आपके दिए जाएँगे, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे उत्पाद हैं जिनको लास्ट टाइम जीआई टैग दिया गया। उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे उत्पाद हैं जिनको लास्ट टाइम क्या किया गया? जीआई टैग दिया गया। खास अगर इसकी बात की जाए तो ये किससे समित हो जाते हैं? देखिए जीआई टैग की जब बात की जाए तो लास्ट टाइम जो जीआई टैग दिए गए थे, अगर आपने याद किया हो, तो आप भी जानते हैं आपका जो बनारस है, बनारस की जब बात की जाए तो बनारस की जो तिरंगा बर्फी है, इससे तिरंगा बर्फी को शामिल किया गया था। इसी बनारस की जब बात की जाए तो यहाँ पे काशीपुरा एक लोकेशन पड़ता है, जहाँ पे मेटल ढलाई वर्क का संबंध आपको दिख सकता है। मेटल ढलाई वर्क, मेटल ढलाई वर्क के अलावा अगर देखा जाए तो इसी संबंध में बरेली, बरेली से बांसबेत, और बांसबेत के अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए तो जरी जरदोजी, जरी जरदोजी और बरेली से बांसबेत, ये दोनों शामिल किया गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा हापुड़, हापुड़ में पिलुखुआ, पिलुखुआ की जब बात की जाए तो यहाँ से छपाई कार्य, और लखीमपुर खीरी, यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ से जो हस्तनिर्मित दरी होती है, हस्तनिर्मित दरी, इसको शामिल किया गया। तो ये एक साथ ही आप कह सकते हो कि वर्तमान में क्या किए गए थे, 6 उत्पादों को इसमें चिह्नित किया गया था। वैसे यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में सर्वाधिक जीआई टैग है, और यूपी में सर्वाधिक जीआई टैग की जब बात की जाए तो कितने हैं? 75 उत्पाद। तो यूपी में सर्वाधिक जीआई टैग 75 उत्पादों की जब बात की जाए तो वर्तमान में ये आपके 75 उत्पाद आपको देखने को मिल जाते हैं। खासा यूपी के 75 उत्पादों के सापेक्ष अगर यहाँ पे बात की जाए तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, लास्ट टाइम हमारे यहाँ पे जब हम अयोध्या की बात करते हैं, तो अयोध्या में जो हनुमानगढ़ी मंदिर है, हनुमानगढ़ी की जब बात की जाए तो हनुमानगढ़ी में जो घी के लड्डू बनते हैं, तो घी के लड्डू को क्या किया गया था? इसमें शामिल किया गया था। इवन अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम ही आप कह सकते हो जौनपुर, तो जौनपुर की जो इमरती है, यह इसमें शामिल की गई थी। जौनपुर की इमरती को शामिल किया गया। इवन अयोध्या के 4 उत्पादों को इसमें और शामिल करने की बात चली है। लाल चंदन, लाल चंदन के अलावा खड़ाऊ, लकड़ी के खड़ाऊ। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसी अयोध्या का ही जो खुरचन पेड़ा है, तो खुरचन पेड़ा, और खुरचन पेड़ा के अलावा अगर यहीं पे देखा जाए तो अयोध्या का जो गुण है, ठीक है, इनको क्या करने की बात चली है, इनको खास करके इसमें और भी शामिल करने की बात चली है, ठीक है। आने वाले समय में अलग अलग रीजन की जब बात की जाए तो अलग अलग रीजन से क्या किया जाएगा, यह आपके जीआई टैग इसमें शामिल किए जाएंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वर्तमान यूपी के 75 उत्पाद इसमें आपके शामिल किए गए हैं। जीआई टैग बेसिकली होता क्या है, तो आप भी जानते हैं इसको नाम ही दिया जाता है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। बेसिकली किसी एक लोकल रीजन में कोई एक विशेष गुणवत्ता वाला ऐसा उत्पाद जिसको केवल वहीं पे उत्पादित किया जाता है, तो उसको चिन्हित किया जाता है, और उससे क्या होता है, उसकी एक पहचान हो जाती है। तो वर्ल्ड वाइड लेवल पे क्या होती है, उसकी डिमांड होती है, तो उससे क्या होता है, उसको एक नई उपलब्धि प्राप्त हो जाती है, ठीक है। नाम दिया जाता है कि हाल ही में खास करके प्रदेश के अंतर्गत देखा जाए तो 7वें नंबर की ISARC की समन्वयक बैठक ICC का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये 7वें नंबर की ISRCC, नाम क्या हो जाएगा ISRCC का? तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ एशिया,
साउथ एशिया राइस काउंसिल। तो ये बात तो आपने समझ ली कि हमारे यहाँ पे क्या कहा गया, इंटरनेशनल साउथ एशिया राइस काउंसिल। तो साउथ एशिया के संदर्भ में ये जो राइस काउंसिल आपका आयोजित किया गया, ये कहाँ पे आयोजित किया गया? ये किस नंबर का था? ये 7वें नंबर का था। तो साउथ एशिया की जब बात की जाए तो साउथ एशिया के संदर्भ में आपने सुना होगा हमारे यूपी में खास करके एक संस्थान है बनारस में, जिसको हम बोलते हैं उत्तर भारत का चावल शोध संस्थान। तो चावल शोध संस्थान की जब बात की जाए तो चावल शोध संस्थान जो है ये कहाँ पे पड़ता है? बनारस में। तो इसी बनारस में इसके आयोजन की बात की गई। इवन अगर देखा जाए तो इसमें कई सारे देशों के लोग पार्टिसिपेट किए, जैसे नेपाल है, नेपाल के अलावा भूटान है, भूटान के अलावा म्यांमार है, म्यांमार के अलावा आप कह सकते हो कि श्रीलंका है, ठीक है। तो कई सारे लोगों के मतलब कह सकते हो कि यहाँ के जो वैज्ञानिक होते हैं वह यहाँ पे आए हुए थे, और इस तरीके से अगर देखा जाए तो विभिन्न मुद्दों पे इन्होंने कह सकते हो कि एक विश्लेषण किया और अपने जो शोध होते हैं उनके बारे में बात की, या फिर आप कह सकते हो कि जो इनके नवीनतम खोज हैं उन सब के ऊपर परिचर्चा की गई। मतलब आप कह सकते हो नई वैरायटी, असिंचित क्षेत्रों के लिए वैरायटी, या सिंचाई वाली चीज़ों के बारे में चर्चा, तो इन सब मुद्दे के ऊपर क्या हुआ, यहाँ पे बेहतर तरीके से बात की गई। तो बनारस में आईसीसी की 7वें नंबर की ये बैठक आपकी आयोजित करी गई थी। नाम आता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है पहला ग्लास ब्रिज, ये कहाँ पे बनाया गया है? उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास ब्रिज ये कहाँ पे बनाया गया है? ग्लास ब्रिज की जब बात की जाए तो ये आपके सबरी जलप्रपात पे, खंजा जलप्रपात, टांडा जलप्रपात, या फिर आपके क्योटी जलप्रपात, किस एक लोकेशन पे ये आपका जलप्रपात बनाया जा रहा है। और थोड़ा सा आपसे एक विशेष आग्रह, एक निवेदन होगा, अगर आप इस सेशन में जुड़े हैं तो सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, कोशिश करिएगा कि अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी कर लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसका संदर्भ क्या हो जाएगा, तो आप भी जानते हैं ये बनाया जा रहा है सबरी जलप्रपात। सबरी जलप्रपात की जब बात की जाए तो इसकी अवस्थिति कहाँ पे है? चित्रकूट। तो चित्रकूट की जब बात की जाए तो यूपी का पहला ग्लास ब्रिज जो है ये यहाँ पे बनाया जा रहा है। बाकी आप भी जानते हैं, हमने पिछले दिनों आपको बताया था सिग्नेचर ब्रिज, ये कहाँ पे बनेगा? ये आपके नोएडा में, नोएडा में सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो हमारी यूपी का सबसे लंबा गंगा ब्रिज, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये आप कह सकते हो कि आपके कानपुर में बनाया जा रहा है। इवन आपने सुना था किसके बारे में? पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग ब्रिज की जब बात की जाए तो ये आपका जो डेवलप किया जा रहा है, जिसमें आप भी जानते हैं कि सड़क और रेल जाएगी। तो सड़क और रेल की जब बात की जाए तो ये आपके बनारस में बनाया जा रहा है, ठीक है। बाकी अगर ब्रिज की बात की जाए तो आपका स्काई वॉक पुल, ये कहाँ पे? स्काई वॉक पुल की जब बात की जाए तो आपके गोरखपुर में। और यहीं पे अगर देखा जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, यूपी के ही अंतर्गत क्या बोलते हैं? करजन ब्रिज, ये कहाँ से समित है? तो करजन ब्रिज की जब बात की जाए तो आपके प्रयागराज, जिसको गंगा म्यूजियम बना दिया गया है, ठीक है। तो गंगा म्यूजियम की जब बात की जाए तो गंगा म्यूजियम के रूप में इसको डेवलप कर दिया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि हाल ही में किस एक संस्था के द्वारा, हाल ही में किस एक संस्था के द्वारा विश्व का पहला एयरलिफ्टेड भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का सफल परीक्षण किया गया। ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है क्योंकि विश्व का पहला ये कॉन्सेप्ट है, अभी तक ये कोई कॉन्सेप्ट आया ही नहीं था, तो इसे नाते महत्वपूर्ण है। सीन क्या है? एक्चुअली आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे आए दिन कहीं ना कोई मेला महोत्सव चलता ही रहता है। कहीं कहीं पे एक ऐसी संरचना भी देख मिलती है कि हड़ताल है, भगदड़ है, या कोई धरना प्रदर्शन है, या इवन आप कह सकते हो कि लड़ाई वगैरह का एक स्तर है। तो यहाँ पे घायल वगैरह ज़्यादा होते हैं, मतलब जिनको स्वास्थ्य की ज़रूरत, सुविधाओं की ज़रूरत होती है। अब चूँकि अस्पताल तो कहीं लड़ाई क्षेत्र में होगा नहीं, धरना स्थल पे होगा नहीं, एम्बुलेंस ही होता है। कई बार क्या होगा, आपने देखा होगा कि गोल्डन आवर में एम्बुलेंस भी उतनी सर्विस नहीं दे पाती है, और अस्पताल पहुँचते पहुँचते व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो हमने कहा अगर अस्पताल पहुँचते पहुँचते व्यक्ति की डेथ होती है, अगर हम अस्पताल ही वहीं पहुँचा दें फिर तो अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसी नाते हमारे यहाँ पे कहा गया कि हम एक ऐसा पोर्टेबल अस्पताल बनाते हैं, जैसे आपने एनसीसी के टेंट को देखा है, सेम उसी पैटर्न पे आधारित है। तो एनसीसी के टेंट को आधारित करते हुए ये क्या किया गया, एक हमारे यहाँ पे अस्पताल बनाया गया। पहली बार इसका सफल संयोजन किया गया था अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन जब हुआ था, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन में बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो ये हुआ कि भीड़ तो बढ़ेगी बढ़ेगी, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया गया था। अब ये जो आपका है
खासा अगर इसकी बात की जाए तो इसका सफल प्रयोजन किया गया था आगरा के अंतर्गत, ठीक है। आगरा में नौसेना के द्वारा इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कराया गया। इवन अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत होता क्या है, इसके अंतर्गत आप कह सकते हो कि एक बार में 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है, पहली बात। और इस अस्पताल को बनाने में केवल केवल क्या होता है, 14 मिनट लगते हैं। मतलब आप समझिएगा कि आपने एनसीसी के कैंप तो तैयार किए होंगे, स्काउट गाइड वगैरह लिया होगा, तो वहाँ पे जब आपको कैंपिंग करने की बात की जाती थी, तो आपने देखा था कि कपड़े वगैरह को लेकर के किस तरीके से आपने जल्दबाजी में अपना कैंप तैयार कर लिया था, बहुत कम समय लगता है। तो इसमें बेसिक सुविधाएं वाली चीज़ें होती हैं और केवल क्या करना पड़ता है, कैंप के ही आधार पे एक तंबू लगा करके तैयार करना पड़ता है, तो केवल 14 मिनट लगते हैं और फिर आपकी सर्विस क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो इस दशा में आप एक बार में 200 लोगों का पैरेलल यहाँ पे इलाज कर सकते हैं और इससे बेहतर हमें नहीं लगता कुछ हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट पहली बार हमारे यहाँ पे लाया गया। आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे एक स्कीम चलती है आरोग्य मैत्री। तो आरोग्य मैत्री की जब बात की जाए तो आरोग्य मैत्री को ही आधारित करते हुए यह विषय यहाँ पे शुरू किया गया, ठीक है। आरोग्य मैत्री की जब बात की जाए तो उसको लेकर के वायुसेना के द्वारा यह शुरू किया गया है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार की जब बात की जाए तो राज्य सरकार के माध्यम से शहरी इलाकों की जब बात की जाए, ठीक है, शहरी इलाकों की जब बात की जाए तो शहरी इलाकों के सड़कों का प्रबंधन करने के लिए किस एक एजेंसी का गठन किया गया। शहरी इलाके की जब बात की जाए तो शहरी इलाकों का मतलब आप कह सकते हो शहरी इलाकों में खास करके सड़क प्रबंधन किसके माध्यम से किया जाएगा, ये किया जाएगा आपके यीडा यूरीडा गीडा के द्वारा। एक्चुअली आप भी जानते हैं शहरी की जब बात की जाए मतलब आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे अर्बन एरिया, अर्बन एरिया की जब बात की जाए तो अर्बन एरिया में खास करके आप कह सकते हो कि सड़क की टूट फूट ज़्यादा होती है। अच्छा, शहरी एरिया में खासा नाम ध्यान रखिएगा लखनऊ का। लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ में हमें क्या देखा है, तो लखनऊ में आपने लखनऊ योजना के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो लखनऊ योजना बेसिकली क्या है, तो लखनऊ योजना जो है वो सड़क प्रबंधन से ही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे किसकी बात की गई, यूरीडा की। अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात की जाए तो उसको लेकर के ये क्या किया गया, ये आपका यूरीडा गठन किया जा रहा है। बाकी ईडा की जब बात की जाए तो ये क्या है, ये यमुना एक्सप्रेसवे हो जाता है, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के रूप में। और गीडा की जब बात की जाए तो ये क्या है, ये आपका गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि पहला कुत्ता शोध केंद्र, ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में पहला कुत्ता शोध केंद्र कहाँ पे स्थापित होगा। एक्चुअली आपने देखा होगा आजकल चारों तरफ एक शौक हो गया है कि हमें कुत्ते को पालना है, कुत्ते को पालना है, लेकिन उस कुत्ते की एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जो पालतू कुत्ते होते हैं पहले नज़र में तो वो बड़े सीधे साधे दिखते हैं, लेकिन कभी कभी ये घातक हो जाते हैं। और घातक बनने की दशा में अगर मान लेते हैं कि आपके ऊपर ये अटैक कर दिए, चलिए ठीक है आप बड़े हैं तो नहीं किया, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर अटैक कर दिए, तो इनके जो मुंह में लार्वा वगैरह पाई जाती है उनके कारण क्या हो जाती है, एक बीमारी हो जाती है जिसको हम नाम देते हैं रेबीज। और रेबीज बीमारी इतनी खतरनाक है कि अभी तक कोई इसका इलाज नहीं है, अभी तक कोई इलाज नहीं है। जिसमें बच्चे के संदर्भ में आपने सुना होगा एक बीमारी जिसको हम नाम देते हैं हाइड्रोफोबिया, मतलब पानी से उसे डर लगने लगता है, ठीक है। अब पानी से डर लगने की दशा में अंतोगत्वा क्या होता है, व्यक्ति की डेथ ही हो जाती है। तो बच्चों की नो डाउट, बच्चों को काटे चाहे बड़ों को काटे, सबको ही क्या होता है, इस बीमारी का एक आधार लगता है और इस कारण से क्या हो जाती है, इनकी ओवरऑल डेथ हो जाती है। तो अब हमारे यहाँ पे सरकार ने बोला कि देखो कुत्ते की इस वैरायटी को हमें थोड़ी सी पहली बात तो रोक लगानी है कि जो अ, ऐसे ब्रीड हैं जो खतरनाक है उनका पालन ना किया जाए। और दूसरा ये जरूर किया जा सकता है कि जो कुत्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, क्या इनके संख्या को कंट्रोल किया जा सकता है, जनसंख्या कंट्रोल जिसे हम कह सकते हैं। और दूसरा बात ये कहा गया कि अगर कुत्ते के ऊपर थोड़ा सा शोध किया जाए कि इनके जो लार्वा की मात्रा है क्या उसमें थोड़ी सी कमी लाई जा सकती है, इसके जीन में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इन्हीं सारे मुद्दों को ऊपर आधारित करते हुए ये कुत्ता शोध केंद्र स्थापित किया गया, कहाँ पे, आपके बरेली में। तो बरेली की जब बात की जाए तो बरेली में इसकी स्थापना की बात करी गई है ताकि हम अपने यहाँ पे कुत्तों की विशेष पहलू की जब बात की जाए उनके आधार को लेकर के तो उस पर शोध विचार कर पाए, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो नाम आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जैसे नोएडा में एक आपका औद्योगिक क्षेत्र है उसी तर्ज पर एक नया औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाने की बात करी गई है। तो ये कहाँ पे बनाया जाएगा, पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार में नोएडा के द्वारा, जैसे नोएडा आपका डेवलप किया गया है, तो नोएडा पूरा नाम क्या हो जाता है, नोएडा की जब बात की जाए तो नोएडा के संदर्भ में न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
अथॉरिटी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जब बात की जाए तो नोएडा। तो इसी तर्ज पर अब हमारे यहाँ पे एक नया डेवलप करने की बात चली है, क्या नाम दिया गया, बीडा। तो इसका क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये कहा गया कि जो बुंदेलखंड का एरिया है, खास करके हमें क्या करना है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को अनाउंस करना है। और इसके माध्यम से क्या होगा, जिस तरीके से नोएडा आज एक बड़ा शहर बन चुका है, बहुत डेवलप सिटी बन चुकी है, तो हमें बीडा में भी कुछ उद्योग वगैरह स्थापित करने में क्या होगी, इससे सहायता प्राप्त होगी। तो इसीलिए इसकी स्थापना की गई है।